देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं बच्चे, वो अब हम कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात कर रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें आपको ना दो तीन चीजें काफी अलग देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे क्या है, सेम वही ट्रेडिंग वाली बात है, बट इसमें एक दो ट्रांजेक्शन आपको बिल्कुल यूनिक देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये अकाउंट करंट ड्रा कर लेता हूँ, इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ। देखो कितने कॉलम, सबसे पहला कॉलम ड्यू डेट का, सॉरी डेट का बनता है, और फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, और फिर अमाउंट, और ये आपका फिर डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर 4 कॉलम और बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर किसकी, 5 की, तो इसमें क्या है, जरा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 को अगर देखो क्या लिखा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, या लिखो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2011। इसमें क्या है, अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, एक्स ने देना है पैसा वाई को, फिर उसके बाद रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, मतलब एक्स की एक्सेप्टेंस वाई को मिली, मतलब एक्स वो यहाँ पर ना थोड़ी लैंग्वेज को चेंज कर रहा है। रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, मतलब वाई को एक्स की एक्सेप्टेंस मिले, मतलब एक्स ने बीपी दिया है और वाई के लिए बी आर आया। फिर उसके बाद है जो बी आर है, बी आर एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7th of February 2011, जो पहले था। यहाँ पर ना आपको सिर्फ अप्रैल मंथ का ही बनाना, ध्यान रखो अप्रैल मंथ के लिए ही आपको मतलब काउंट करेंट बनाना, एक महीने का काउंट करेंट ही बनाना। और यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर वाइज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर कौन से महीने के लिए, 4th मंथ ऑफ अप्रैल 2011। और इंटरेस्ट रेट आपकी बुक में लिखी नहीं है, आप लिख लें, इसमें 18% का इंटरेस्ट रेट लेना है आपको, 18% का इंटरेस्ट रेट लेना, ध्यान रखना। 18% आप, ये कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है, मैं मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, तो मैंने उसको ठीक कर दिया कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट नहीं है, तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आंसर आपको 18% से ही मैंने निकाल के दिया है। अब आप ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं इसमें अकाउंट करंट बनाऊं तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले लिखूंगा बाय इन अकाउंट करंट विद एक्स, और ये है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल है, अप टू 30th अप्रैल 2011, 2011 का है। और जो इंटरेस्ट है वो है एट द रेट ऑफ 18% पर annum। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, डिफॉल्ट रेट मत मानना आप, पर्टिकुलर्स, और फिर उसके बाद ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद डेज, और डेज के बाद प्रोडक्ट, फिर उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, और फिर उसके बाद ड्यू डेट, अमाउंट एंड डेज, एंड उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है जी, इसमें क्या करेंगे बच्चों, समझना है आपको बातों को। सबसे पहले हम क्वेश्चन में बात करते हैं, स्टार्ट कहाँ से होगा, 1/4, जो पहली ट्रांजेक्शन आपकी वो कब की है, वो 1/4 की है। तो 1/4 आपके पास है, 1/4/2011 का बैलेंस दिया हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं, 1/4/2011, ये लिखा हुआ है एक्स ने पैसा देना है वाई को, तो 1/4/2011, तो यहाँ पर शुरुआत यहाँ से होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने बच्चे, 10,000, और इसकी ड्यू डेट क्या होगी, April 1 की होगी, 1/4/2011 की होगी। ठीक है, फिर उसके बाद है 7/4/2011 को एक्सेप्टेंस है किसकी, एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, मतलब एक्स ने अपनी एक्सेप्टेंस दी है वाई को, एक्स ने एक बीपी दिया वाई को, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/4/2011, और ये आ जाएगा आपका टू, किस नाम से, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। और बिल्स पेबल में क्या आएगा बच्चे, टू बिल्स पेबल में यहाँ पर आ जाएगा, बिल्स पेबल में आपका जो ड्यू डेट बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, 7/4, इसमें 2 महीने की ड्यू डेट है, 2 महीने बाद की, तो ये हो जाएगा अप्रैल के बाद मई जून, जून, और जून कितना आ जाएगा, 7 3 10, 10 जून तक का आपका वो बनेगा, 10 जून 2011, मई जो, हाँ 7 तारीख को बिल लिखा है, 2 महीने का बिल लिखा है। फिर उसके बाद है 10/4/2011 को, अब ध्यान से देखो अगला क्या है, 10/4/2011, 10/4/2011 को बी आर जो था एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई ने जो एक्सेप्ट किया था
जो कि ऑनर्ड हो गया। अब बिल के अगर पैसे आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन ध्यान रखना कि बीआर के पैसे आ गए। जब बीआर के पैसे आते हैं तो एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। मतलब अगर मेरा बिल रिसीवेबल जो मुझे है, मुझे मैच्योरिटी डेट पे अगर मेरे बिल रिसीवेबल का पैसा मुझे मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उसकी एंट्री क्या बनाऊंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर करके बना दूंगा। तो यहाँ पर मेरी कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अगर एंट्री देखूं तो इसका लेजर अकाउंट में तो कोई रोल नहीं, क्योंकि वाई के अकाउंट में इसकी कोई एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बीआर अकाउंट में होगी, कैश में और बीआर में। तो यहाँ मैं अकाउंट किसका बना रहा हूँ? वाई का। तो ये ट्रांजेक्शन मुझे कंसीडर नहीं करनी, रीजन क्योंकि इसका अकाउंट करंट में कोई रोल नहीं है। तो पहले अब मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूरी बुक में अगर बोलूं तो जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो यही है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी। पहली बात तो अभी तक आपने किसी क्वेश्चन में कोई ट्रांजेक्शन इग्नोर नहीं करी थी, यहाँ पर आपको इग्नोर करनी, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं, क्योंकि इसका रोल बीआर अकाउंट में ना कि वाई के अकाउंट में। ये अमाउंट तो हम पहले ही रिसीव करके दिखा देते हैं, अगर आपको याद हो। हम आगे की रिसीविंग, मतलब ये जब पहले जिस दिन बिल लिया होगा उसी दिन हमने पहले ही डिडक्ट कर दिया होता है बैलेंस में, तभी तो हम नेगेटिव इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो उसको आज नहीं कंसीडर करेंगे। तो इसके बाद एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, 10/4 को एक्स ने गुड्स बेचा है, तो 10/4/2011 को मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट में कितना आएगा बच्चे? और इसकी ड्यू डेट भी 10/4/2011, नहीं, इसकी ड्यू डेट मुझे 10 मई दी हुई है, 10 मई। तो 10/5/2011, 10/5/2011। और ऊपर वाले का अमाउंट कितना बच्चे? बीपी का अमाउंट कितना था? बीपी का था 5,000, और इसका अमाउंट कितना है? इसका है 10/5 में, इसका जो अमाउंट बन रहा है वो 15,000 बन रहा है। नेक्स्ट है फिर उसके बाद एक्स रिसीव चेक फ्रॉम वाई, 12/4 को 2011 को, और चेक मिला है मुझे बाय बैंक करके, बट चेक में डेट कौन सी है? चेक की ड्यू डेट कौन सी है? 15/5। तो ये आ जाएगा आपका इसका 15/5/2011, और अमाउंट कितना बच्चे? अमाउंट है 7,500। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका 15/4 को उसने क्या किया है? वाई ने गुड्स रिटर्न कर दिए, किसको? एक्स को। जो एक्स ने बेचे थे, वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, सॉरी पहले 15/4 को, हाँ वो अगली वाली ट्रांजेक्शन है, वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स। तो 15/4 को अगर मैं बात करूं, वाई ने गुड्स बेचे, तो वाई ने गुड्स बेचे तो हमने परचेज किए ना, तो 15/4/2011 ये आ जाएगा बाय परचेजेस अकाउंट। बाय परचेजेस अकाउंट ये आ जाएगा आपका बच्चे कितना? परचेजेस आएगा, इसमें ड्यू डेट इसमें भी क्या होगी? इसमें भी ड्यू डेट 15/5 ही है, तो 15/5/2011, और इसमें जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? वो 6,000 आएगा। फिर उसके बाद है बच्चे एक्स ने गुड्स रिटर्न कर दिए, एक्स ने गुड्स रिटर्न कर दिए जो कि 15/4 को सेल हुए थे। तो इसमें अगर मैं एक्स की तरफ से रिटर्न दूं तो ये परचेज रिटर्न है। तो 20/4 को, 20/4/2011 को ये क्या आ जाएगा? टू परचेजेस रिटर्न के नाम से, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, परचेजेस रिटर्न। और इसकी ड्यू डेट क्या होगी? बस ध्यान रखना, इसकी ड्यू डेट मुझे बताई नहीं है, तो जिसकी ड्यू डेट नहीं बताई थी, मैंने आपको बताया था, जिसकी ड्यू डेट मुझे ना बताई हो उसकी ड्यू डेट क्या होती है? जो ट्रांजेक्शन डेट होती है वही ड्यू डेट होती है। मतलब अगर सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न की मुझे डेट नहीं दी, तो इसका मतलब है मैं उसकी ड्यू डेट क्या लिखूं? जिस दिन गुड्स रिटर्न होता है। वो क्या उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्स ने गुड्स रिटर्न की तो वाई ने 15/4 को बेचे थे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखो कि मैंने पहले खरीदे, मेरी खरीदने की ड्यू डेट क्या है? मतलब ये अमाउंट मुझे ड्यू कब होगा? 15/5 को। तो इसकी रिटर्न की डेट भी इससे पहले नहीं आ सकती। मतलब सपोज करो मैंने आज आपको, सपोज करो आज 15/4 है, 15/4 को मैंने आपको माल बेचा या आपसे माल खरीदा, मैं क्या हूँ? एक्स हूँ, आप वाई है। अगर मैंने आपसे माल खरीदा है तो इसका मतलब मैंने लिखा कि मैंने आपके पैसे देने, मैंने आपकी ड्यू लिख कर दिया, ये पैसे मैंने आपको ड्यू कर दिया। अभी सपोज करो कोई ये वाली डेट नहीं दी, तो 15/4 की मेरे पास आपको पैसा देने की डेट होगी, और मैंने आपको वापसी कर दिया 20/4 को, तो 20/4 को मेरा अमाउंट आपकी तरफ वापसी होगा। मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे और उसमें से 10,000 गुड्स वापस कर दिए, तो जो रिटर्न की डेट होगी, रिटर्न की ध्यान रखना, 4 मतलब 20 तारीख से मेरी रिटर्न बन जाएगी। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे परचेज की डेट ही क्या बन रही है? परचेज की डेट, यहाँ पर मेरी परचेज डेट 15/4 है, लेकिन इसकी ड्यू डेट कब अराइज होगी? ड्यू डेट जो बनेगी, मतलब इसके पैसे जो मुझे आपको देने हैं वो कब देने हैं? 15 मई को। तो परचेज रिटर्न की डेट भी 15 मई से पहले नहीं हो सकती, मतलब इसकी जो ड्यू डेट बनेगी वो 15 मई के बाद अगर रिटर्न करता तो फिर तो 15 मई के बाद एक्चुअल डेट लेते,
लेकिन इस केस में जो इसकी डेट बनेगी रिटर्न की डेट वो 15 मई ही बनेगी, 15 मई, क्योंकि मैं इसका बैलेंस जो ड्यू करूंगा जब मेरी तरफ से, आप ऐसे देखो ना, मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपको पैसे 15 मई को देने हैं, तो रिटर्न के पैसे भी तो 15 मई को ही जाके एडजस्ट होंगे, उससे पहले तो एडजस्ट हो नहीं सकते। मतलब मैं आपको पैसे दूंगा 15 मई को और रिटर्न के पैसे मैं आपसे वापसी मांग रहा हूँ, मैं आज की डेट में मांग रहा हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं ना। तो रिटर्न की डेट परचेज की डेट से पहले नहीं हो सकती, ठीक है। तो परचेज की ड्यू डेट से पहले रिटर्न की डेट नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना आपको, क्योंकि परचेज की ड्यू डेट, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई कंसेप्ट ना होता, कोई एक्स्ट्रा ड्यू डेट ना दी होती, तो 15 की मैं यहाँ पर परचेज लेता और 20 की रिटर्न लेता। लेकिन इसकी डेट ही 15 मई बन रही है, तो मुझे रिटर्न की डेट भी क्या लेनी पड़ेगी, 15 मई लेनी स्पेशल है। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो आपका जो बीआर वाला पार्ट है वो, और एक ये परचेज की डेट ही अगले महीने जाके बन रही है, तो रिटर्न की डेट, सपोज मैंने क्या बोला, मैंने इस क्वेश्चन में आपको बोला कि 15 मई आपकी परचेज की डेट बन रही है, तो रिटर्न की डेट पहले नहीं हो सकती, रिटर्न की डेट भी ड्यू डेट कब होगी, मतलब ऐसा थोड़ी है कि रिटर्न की डेट पहले आ जाएगी ड्यू डेट और परचेज की बाद में आएगी, ये पॉसिबल ही नहीं ना। तो इसलिए आप ध्यान रखना, जो परचेज की डेट होती है रिटर्न की डेट उसके बाद ही बनती है ड्यू डेट। चाहे ड्यू डेट की बात करें, ट्रांजेक्शन डेट भी बाद में बनेगी और ड्यू डेट भी उसके बाद बनेगी, रिटर्न की डेट पहले नहीं आ सकती, रिटर्न की डेट भी उसी दिन ही मानेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो। नेक्स्ट है उसके बाद बच्चे 20 4 को क्या है, एक्सेप्ट किया वाई ने, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, बिल एक्सेप्ट कराया था वाई ने और वो डिसऑनर हो गया, मतलब वाई ने एक बिल एक्सेप्ट किया तो मेरे पास बी आर था, और बी आर डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, बी आर, जो कि उसने आज की 20 4 को ड्यू था, बी आर डिसऑनर की एंट्री क्या होती है बच्चे, जो होती है वाई टू बी आर, आप कैंसिलेशन करते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वाई टू बी आर के नाम से, 20 4 को आप क्या लिखोगे, 20 4 2011, तो यहाँ क्या लिखोगे, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, जो बिल एक्सेप्ट उसने किया था, कोई पुराना बिल एक्सेप्ट किया होगा वो डिसऑनर होगा, पुराना, ठीक है, ये वाला नहीं, नया वाला नहीं, जो पहले कोई बिल था वो डिसऑनर हो गया, तो ये आ गया आपका 5,000 रुपए, और इसकी ड्यू डेट आज ही की होगी, तो ये परचेज रिटर्न का अमाउंट क्या है बच्चे, 1,000 रुपए। और यहाँ पर बिल रिसीवेबल की ड्यू डेट क्या बनेगी, बिल रिसीवेबल की ड्यू डेट जो बनेगी वो आपकी आज की बनेगी 20 4 2011। अब 31 मार्च को मुझे, अब देखो यहाँ पर पहले मैं किससे कर लूँ, या तो नेगेटिव लेके कर लूँ या रेडिंग प्रोडक्ट से लेके कर लेता हूँ। पहले डेज की काउंटिंग करते हैं, डेज कितने बनते हैं यहाँ पर। अब इसके अगर देखो 10 जून से पीछे जाना है, जून के 10 दिन, मई के 31 दिन, तो कितने दिन हो गए बच्चे, ये हो गए आपके 10 प्लस कितना, मई के 31, तो टोटल 41 दिन बन गए इसमें नेगेटिव। इसमें कितने दिन बन रहे बच्चे नेगेटिव, 10 दिन नेगेटिव हो गए इसमें, ठीक है। इसमें 15 5 है, इसमें कितने दिन हो गए, 15 दिन नेगेटिव हो गया, और इसमें 5 दिन पॉजिटिव, 5 दिन क्यों, 11 दिन, 11 दिन पॉजिटिव बनेंगे। इसमें देखूं तो ये मेरा बैलेंस है, इसमें कितने दिन बनेंगे, 30 दिन बनेंगे पूरे पॉजिटिव के। इसमें 15 तारीख थी, तो 15 5 में कितने दिन है, ये आपका आ गया 15 दिन माइनस के, और इसमें भी 15 दिन किसके हो गए, माइनस के हो गए, तो ये माइनस के, ध्यान रखना 15 दिन यहाँ माइनस के। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनके रेडिंग प्रोडक्ट बना लेता हूँ, तो रेडिंग प्रोडक्ट कैसे बनेंगे बच्चे, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सारे रेडिंग प्रोडक्ट ले आता हूँ, तो रेडिंग प्रोडक्ट कब आएंगे, 30 4 को, 30 4 11, टू रेडिंग प्रोडक्ट, रेडिंग प्रोडक्ट, तो रेडिंग प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, रेडिंग प्रोडक्ट कितना आएगा इसका, 15 5 का, यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसकी ड्यू डेट 15 5 थी, 15 5 2011, 7500 इंटू कितना आ जाएगा, 7500 इंटू 15, क्या आ गया, 1,12,500, 1,12,500, और फिर इसका भी लिख लेता हूँ, 30 4 2011, टू रेडिंग प्रोडक्ट, रेडिंग प्रोडक्ट, 15 5 2011 का ये क्वेश्चन, ठीक है, 15 5 2011, इसके भी ये 90,000 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 55,000, ये कितना, 20 4 है, अच्छा अप्रैल में तो यहाँ 10 दिन आएंगे ना, 10 दिन आएंगे, ये आ जाएगा 50,000, ठीक है, ये 11 नहीं बनेंगे, 10 दिन बने, अप्रैल में 30 दिन होते हैं ना, 10 दिन, ठीक है। यहाँ पर ये तो हो गया आपका, ये पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव कितना आ जाएगा, ये 3 लाख आ जाएगा, ठीक है, ये 10 दिन ही बने, ये 11 नहीं बनेंगे, 10 दिन। अब इनके नेगेटिव लिखने हैं मुझे, 30 4 2011 बाय रेडिंग प्रोडक्ट,
बाय रेडिंग प्रोडक्ट। ये कौन सी वाली ट्रांजेक्शन के लिए? 10/6 वाली, 10/6/2011 वाली। फिर उसके बाद इसके लिए भी लिखना है 10/6/2011 वाली की नेगेटिव कितने बदला? 41 इंटू 5,000, ये आ जाएगा 2,05,000। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, ये आ गया 15,000 इंटू 10, ये आ गया रेटिंग 1.5 लाख। तो ये आ गया कब? ये आया आपका 30/4/2011। तो बाय रेडिंग प्रोडक्ट, बाय रेडिंग प्रोडक्ट, रेडिंग प्रोडक्ट करके कितना आएगा बच्चों? रेडिंग प्रोडक्ट करके आपका आएगा जो ड्यू डेट बन रही थी 10/5/2011, और ये 1.5 लाख आ रहा है। ठीक है, जो माइनस वाले मैं इधर ले गया, दूसरे अपोजिट साइड माइनस वाले के। फिर एक ये भी है, और 30/4/2011 है, तो ये आ जाएगा बाय रेडिंग प्रोडक्ट, बाय रेडिंग प्रोडक्ट। तो रेडिंग प्रोडक्ट अगर मैं लूँ तो रेडिंग प्रोडक्ट कितना आ रहा है बच्चे? रेडिंग प्रोडक्ट आएगा इसका, इसका आएगा 15,000 रुपये, और ट्रांजेक्शन डेट क्या है? 15/5/2011। ठीक है, यही बन रही है आपकी 15,000 रुपये आएगा, और ये आपका कितना आ रहा है? ये 1.5 लाख रुपये। अब आप बैलेंस देखो, बैलेंस कितना है प्रोडक्ट का। इधर का प्रोडक्ट का टोटल कितना है? इधर का प्रोडक्ट का टोटल है आपका 50,000 प्लस 90,000 और प्लस 1,12,500। इधर का टोटल है 2,52,500 डेबिट का। ठीक है, डेबिट का टोटल है 2,52,500। अब क्रेडिट का टोटल करता हूँ, कितना आ रहा है? 3 लाख प्लस 2,05,000। ठीक है, और प्लस 1.5 लाख, और 1.5 लाख प्लस 15,000। ये आपका टोटल आ रहा है इधर का 3 लाख प्लस 2,05,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 15,000। टोटल कितना आ गया? 670। इधर का टोटल देखो तो ये आ गया, ये 1.5 लाख। ये देखो यहाँ के मैंने यहाँ लिखा, अब इधर का टोटल है 670, 6,70,000, 670 प्रोडक्ट आ रहा है। तो 670 में से अब मैं बैलेंस निकालूँ तो बैलेंस इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 30/4/2011। तो टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनेगा बच्चे? ये आ रहा है आपका बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट में, दिस वन इज बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। आपका टोटल निकालो, 670 में से माइनस कर दो 2,52,500, तो फाइनली आपके पास 417 बचा, 4,17,500। ठीक है, अब इसका इंटरेस्ट मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। 30/4/2011 जिधर प्रोडक्ट आता है उसके अपोजिट साइड में लिखते हैं, जिधर, ठीक है ना, उसका इंटरेस्ट। अब मुझे इंटरेस्ट देना है क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है, तो 4,17,500, इसका कितना? 18%, और कितने महीने के लिए? एक, सॉरी, 1/365 नंबर ऑफ डेज तो मैं ले चुका हूँ। तो ये हो गया इंटू 18% और डिवाइड बाय 365। तो ये इंटरेस्ट बन गया कितना? ये बना 205 रुपये 89 पैसे बन गया। तो 205 रुपये लगभग मेरे 89 आंसर में कितना है? 205 रुपये 90 पैसे लिया है। मैं इसको 206 रुपये ले लेता हूँ राउंड ऑफ करके। नियरेस्ट रुपये में लेना है, कुछ ऐसा लिखा हुआ, आप 206 रुपये ले लो अगर राउंड ऑफ करके 206। अब आप बैलेंस निकालो, बैलेंस देखो, बैलेंस किधर आएगा? बैलेंस इधर ही आएगा, 30/4/2011 बाय अमाउंट का बैलेंस इधर ही आएगा। ठीक है, बैलेंस अमाउंट का बैलेंस शीट ही अलग निकालते हैं। इधर किधर कितना आ रहा है? इधर आ रहा है 5,000 प्लस 15,000 प्लस 1,000, 15, 5, 20, 25, 26, 26 में से माइनस कर दो, 26,000 माइनस कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस 7.5, 26,000 माइनस कितना? 23,500, 23,500 माइनस कितना? 206। तो फाइनली मेरे हाथ में जो बैलेंस आया वो कितना आया? वो आ गया 22,94 मेरे पास बैलेंस आ गया। ठीक है, और टोटल मेरे पास कितना बन रहा है? 26,000। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें मैं बोलूँ आपकी कवर हो जाएंगी। एक वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज वाली ट्रांजेक्शन है कि बीआर अगर ऑनर्ड होता है तो उसका कोई अकाउंट करेंट में रोल नहीं होता। अगर कोई पुराना बिल है, आप देखो जब आप बिल लिखते हो उसी दिन वो अमाउंट आप रिसीव करके दिखा देते हो, या अगर आपने बिल पे किया है मतलब कोई बीपी दिया है
तो उसी दिन उस अमाउंट को पेड दिखाते हो, और उसमें तभी तो आप रिवर्स नेगेटिव इंटरेस्ट की बात करते हो कि फ्यूचर डेट के बिल्स को आप पहले अमाउंट में रिसीव या पेड में कंसीडर कर लेते हो। मतलब मैंने आपको बिल दिया तो मैं मान लेता हूँ आज अमाउंट पेड है, और अगर मेरे पास आपसे बीआर आया तो मैं अमाउंट मान, तो बाद में पैसे आएंगे इसे दो बार थोड़ी अमाउंट डिडक्ट करोगे। मेरे पास आज बीआर आ गया तभी तो मैंने उसमें नेगेटिव इंटरेस्ट लिया था, क्योंकि बाद के अमाउंट को मैं आज ही रिसीव करके दिखाता था। तो अगर वो बिल अब आप ऑनर करोगे तो वो नहीं आएगा। और दूसरी बात, आप अगर अकाउंटिंग एंट्री बना के देखो तो भी नहीं आता। मतलब दोनों टेक्निकली तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको रीजन बता चुका हूँ, क्योंकि वो अमाउंट पहले ही हम ले चुके होते हैं, पहले ही सेटल कर चुके होते हैं उस अमाउंट को। और दूसरी बात, अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जर्नल एंट्री बना के देख लो तो भी नहीं आएगा। नेक्स्ट उसके बाद है रेटिंग प्रोडक्ट की। अगर हम बात करें तो मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में भी कराया कि जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो नेगेटिव होता है, जो मतलब मैंने आपको रेटिंग शुरू किया, तो पहली बार जब मैंने रेटिंग किया तो मैंने इंटरेस्ट इंटरेस्ट वाले मेथड से किया, पूरी सूरी वाले में। तो फिर पूरी सूरी को मैंने प्रोडक्ट से भी करा, प्रोडक्ट में मैंने कहा नेगेटिव ले लो। फिर मैंने आपको बताया कि रेटिंग को पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया जीएच वाला, उसमें मैंने कहा कि नहीं, आप नेगेटिव ना लेके अपोजिट साइड में ले सकते हो। तो यहाँ पर आप अपोजिट साइड भी ले सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने अपोजिट साइड में किया, तो आप इसको नेगेटिव लेके भी कर सकते थे। बट ये ज्यादा अच्छा है कि आप इसको इस तरीके से करो। बाकी आपकी चॉइस है कि आप इसको नेगेटिव लेके करना चाहो, नेगेटिव लेके कर सकते हो। नेगेटिव लेने में क्या होता है, आपको साइड चेंज नहीं करनी पड़ती, आपको वहीं पर ही नेगेटिव फॉर्म में लिखना होता है। यहाँ पर मैंने उसको चेंज करके दूसरी तरफ लेकर आ गया। ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं बच्चे अपने मेथड नंबर 3 की, कि मेथड नंबर 3 क्या कहते हैं। मेथड नंबर 3, अगर आपको याद हो, जब मैंने अकाउंट करंट शुरू किया था तो अकाउंट करंट में हमने बेसिक बातें की थी कि अकाउंट करंट में हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं अकाउंट करंट में। ये रहा, आ गया हमारा। हाँ, ये रहा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, अकाउंट करंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट, अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट, और अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। और ये मैंने बताया था कि आपको बैंक एंड कस्टमर्स, ये मतलब बैंक ज्यादातर ये मेथड यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये अब पहले जमाने में कभी मेथड्स यूज होते थे, अकाउंट करंट और एवरेज ड्यू डेट। आज की प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कोई रोल नहीं है। ये चैप्टर उस जमाने में जब सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, बैंकिंग सॉफ्टवेयर का रोल कम होता था, मैनुअल कैलकुलेशन होती थी। तो बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, आपको ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेज है, ये बैंक वाले ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम इसमें ज्यादातर आपको क्वेश्चन भी आएगा ना, तो वो बैंकिंग वाला ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये वाले क्वेश्चन थर्ड से नहीं कर सकते, बट ज्यादातर एग्जाम में अगर बैंकिंग वाला क्वेश्चन आता है तो वो ज्यादातर क्या होता है, वो आपको मतलब थर्ड मेथड से ही करने के लिए ही बोला जाता है। तो देखो कैसे करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं बच्चे इसमें। देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन है हमारी बुक में, देखो अब मैं आपके साथ जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13। और ये होगा मेथड नंबर 3 से। मैं आपको बताया मेथड नंबर 3 में क्या होता है, आपको ये बैंकिंग कस्टमर्स के लिए बनता है, मतलब बैंक बनाते हैं ये। और थर्ड मेथड को जनरली बैंक्स यूज करते हैं। पासबुक आपको बिल्कुल ना पासबुक दिखेगी, अगर आपने पासबुक देखी है अपने घर में अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट या आपके अपने बैंक अकाउंट की अगर आप पासबुक देखो सेविंग अकाउंट की, तो ऑलमोस्ट वैसा ही दिखेगा आपको। क्या लिखा है, ऑन 2 जनवरी 2014 विनोद ओपनड अकाउंट करंट या करंट अकाउंट विद द अलाहाबाद बैंक लिमिटेड, he deposited a sum of rupees 30,000, और उसने 2 जनवरी को 30,000 रुपये डिपॉजिट किए। ही फर्दर डिपॉजिट उसने 15 जनवरी को डिपॉजिट किया, 12 मार्च को किया, 10 मई को किया, फिर उसके बाद 15 फरवरी, 10 अप्रैल, और फिर उसके बाद आपका 15 जून को उसने विड्रॉल्स करी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको ये डेट से। कह रहे कि भी शो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% ऑन द डेबिट बैलेंस। मतलब डेबिट बैलेंस पे किस रेट से होगा, मतलब अगर आपका बैलेंस डेबिट है तो बैंक 5% इंटरेस्ट लेगा, और अगर आपका क्रेडिट बैलेंस हुआ तो बैंक आपको 2%, मतलब ये तो लोन होगा ना, बैंक ओडी पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा लगाता है, और आपके क्रेडिट बैलेंस पे आपको 2% का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद, द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड एज ऑन 30 जून 2014, कैलकुलेशन में बी मेड टू करेक्ट नियरेस्ट टू। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट आपको 5% दी हुई है, यहाँ पर आपको 2% दी हुई है। ठीक है, तो ये आप साथ में ये लिख लेना, पर एनम की बात है, पर एनम के अकॉर्डिंग आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। अब मैं अगर बात करूं तो मेथड नंबर 3 कौन सा है, मेथड नंबर 3 की अगर हम बात करें तो मेथड नंबर 3 हम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस, प्रोडक्ट ऑफ
बैलेंसेस, जो प्रोडक्ट निकालते हैं हम किसका, बैलेंसेस का निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं बहुत छोटा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत छोटा, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें पिछले मेथड इसमें फर्क है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स और वाई के बीच में ट्रांजेक्शन है। एक्स ने 1 जनवरी को इसे माल बेचा 10,000 का, फिर इसने इसको 10 जनवरी को माल बेचा 50,000 का, और फिर इससे जो पेमेंट आई है 15 जनवरी को पेमेंट आई थी कितने की, सपोज करो 20,000 रुपए की पेमेंट आई थी। जो और इंटरेस्ट का जो इनके बीच में रूल है, इंटरेस्ट का रूल है वो है मान लो 12% पर एनम के हिसाब से। तो हम लोग क्या कर रहे थे मेथड नंबर 1 और 2 में, हम ऐसे कर रहे थे, अगर 31 जनवरी को सेटलमेंट हो रही है दोनों के बीच में, मतलब दोनों अकाउंट सेटल कर रहे हैं, कब 31 जनवरी को अगर अकाउंट सेटल कर रहे हैं, तो 1 जनवरी को क्या हो रहा है, 1 जनवरी के अमाउंट पे जो हम बैलेंस में इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो 30 दिन का निकाल रहे हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं एक्स को इस पे 30 दिन का इंटरेस्ट लेना है, और इसमें कितने दिन का इंटरेस्ट लेना है, इसमें इंटरेस्ट लेना है आपको, मतलब आपको 1 जनवरी में, यहाँ पर 10 जनवरी, तो बचे कितने, 21 दिन का इंटरेस्ट आपको यहाँ लेना है। यहाँ आपको कितने दिन का इंटरेस्ट लेना है, मतलब हम ऐसे निकाल देते हैं फर्स्ट मेथड में, इससे इंटरेस्ट मतलब एज एन एक्स हम कहते हैं ये अमाउंट हमारा 1 जनवरी को ड्यू हो गया था, तो इसलिए हम आपको इंटरेस्ट, मतलब हम आपसे जो इंटरेस्ट लेंगे इस पे कितने दिन का लेंगे, 30 दिन का, और इस पे इंटरेस्ट कितने दिन का लेंगे, 21 दिन का, और हम आपको इस अमाउंट पे कितने दिन का इंटरेस्ट देंगे, 16 दिन का इंटरेस्ट देंगे। तो होता क्या था, इन दोनों इंटरेस्ट के सम में से आप इसको माइनस करते थे, इंटरेस्ट का बैलेंस आता था। अब हम ऐसा नहीं कर रहे, अब मेथड थर्ड थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, आप 1 और 2 3 किसी को भी कर सकते हैं, स्पेशली बैंकिंग में हम ये यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐसे देखते हैं 1 जनवरी को आपका बैलेंस कितना था, 10,000। 10 जनवरी को आपका बैलेंस हमारी बुक्स में कितना होगा, 60,000। फिर 15 जनवरी को आपका बैलेंस कितना हो गया, 15 जनवरी को आपका बैलेंस आपने 20 दे दिए, तो रह गया कितना, 40,000। तो अब हम क्या करते हैं, पहली बात तो 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक आपका बैलेंस क्या रहा, 10 से पीछे पीछे, मतलब 9 तारीख तक, तो 9 दिन का इंटरेस्ट तो हम लगाएंगे 10,000 रुपए पे। फिर अगले 10 से लेके 15 तक, मतलब अगले 5 दिन का इंटरेस्ट लगाएंगे हम किस पे, 60,000 रुपए पे। और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग डेज बच जाएंगे 31st तक, मतलब जो मैं 31st तक अगर लूँ, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज बचे कितने, 15 से लूँ तो ये मेरे पास बचे 17 दिन बचे। 17 दिन का मैं इंटरेस्ट जो लगाऊंगा वो 40,000 रुपये लगाऊंगा। एक ही बात है बच्चे, कैलकुलेशन का तरीका बदला। यहाँ मैं पहले टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट आपसे बुक कर रहा हूँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा बैलेंस कितने दिन रहा, मतलब कौन सा बैलेंस कितने दिन रहा, मैं उसके अकॉर्डिंग आप पे इंटरेस्ट की बातें कर रहा हूँ। जबकि यहाँ पर मेथड नंबर 1 और 2 को आप समझना, 1 और 2 में हम लोग टोटल मतलब डेट वाइज चेक नहीं करते कि बैलेंस कब कितना था। हम तो कहते हैं जी 1 जनवरी को इतना बैलेंस था, इस पे मुझे इतने दिन का इंटरेस्ट दो, इस पे इतने का। यहाँ हम अलग अलग हम देखते हैं आपका कौन सा बैलेंस कितने दिन रहा, कौन सा बैलेंस कितने दिन रहा। तो ये 9 दिन रहा, इस पे 9 दिन का इंटरेस्ट, ये 5 दिन रहा तो इस पे 5 दिन का इंटरेस्ट, और ये बैलेंस अब एक्स इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, ये सारे इंटरेस्ट आपके, और ये सारे डेबिट बैलेंस ही आएंगे, क्रेडिट तो आ ही नहीं रहा। अगर सपोज करो वो पैसे ज्यादा दे देता यहाँ पर आके, वो सपोज करो 70 कर देता, तो उसका बैलेंस 10 डेबिट हो जाता। यहाँ पर अगर 70 दे देता तो यहाँ 10,000 नेगेटिव होता, और फिर 17 दिन का इंटरेस्ट वो मुझसे, यहाँ पे जो 17 दिन का इंटरेस्ट होता वो क्रेडिट होता। तो कैलकुलेशन का तरीका बदल रहा है, कंसेप्ट सेम है। आंसर चाहे आप मेथड 1 से निकालें, 2 से निकालें, या फिर किससे निकालें, 3 से निकालें, सबसे आंसर क्या आता है, सेम ही है। देखो जरा समझो आप इसको। अब हम बात करते हैं बच्चे अपनी मेथड नंबर 3 की। इसमें जरा क्वेश्चन को बनाने का तरीका भी बदल जाता है। मैं अब वैसे ही बनाऊंगा जैसे मैं ऐसे बना रहा था, अभी तो मैं वर्टिकल बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टल बना रहा था मैं। अब देखो कैसे बनेगा। देखो देखो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 13, जो हमने अभी पढ़ा। 2 जनवरी 2014 विनोद ने अकाउंट खोला, तो इसकी अकाउंटिंग की प्रेजेंटेशन क्या होगी, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ऊपर लिखेंगे विनोद, कौन सा बैंक है, इलाहाबाद बैंक। तो लिखेंगे विनोद, विनोद इन अकाउंट करेंट, करेंट विद इलाहाबाद बैंक, विद इलाहाबाद बैंक। ठीक है, और इंटरेस्ट कब का है, इंटरेस्ट अप टू कौन सी डेट तक का बनाना है, मुझे बनाना है, कौन सी डेट तक का बनाना है मुझे, 30 जून तक का। इंटरेस्ट अप टू 30 जून 2014 तक का लेना है मुझे इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट अप टू। अब इसमें जो कॉलम बनेंगे वो आपको समझना है, जो कॉलम्स की बात करेंगे हम लोग,
जो कॉलम्स बनाते हैं मुझे वो समझने कॉलम्स कौन कौन से लिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कॉलम लूंगा कौन कौन से, जो कॉलम बनेंगे मेरे वो ये बनेंगे। पहला कॉलम में बनाऊंगा बच्चे किसका, डेट का। फिर दूसरा कॉलम में बनाऊंगा पर्टिकुलर्स का, ठीक है। फिर इसके बाद मैं लिखूंगा आपका बैलेंस, आपने पैसे विड्रॉल किए या डिपॉजिट्स किए। तो यहाँ पर आपका पहले आ जाएगा डेबिट क्रेडिट, और ये कॉलम किसका बनेगा, डेट का, पर्टिकुलर्स। डेबिट आपकी विड्रॉल्स होंगी जो आपने पैसे निकाले हैं। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बीआरएस में भी आप पढ़ते हो, बैंक में पासबुक, ये पासबुक है बेसिकली, आप ऐसे देखो। और क्रेडिट डिपॉजिट होता है क्योंकि आप लाइबिलिटी होते हैं ना। और फिर इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, आपका बैलेंस क्या है, आपका बैलेंस, बैलेंस जो है वो क्या बैलेंस है, और बैलेंस आपका डेबिट और क्रेडिट। फिर आपका डेज की बात करूंगा, डेज कितने दिन ये बैलेंस रहा। और फिर मैं आपका डेबिट प्रोडक्ट और क्रेडिट प्रोडक्ट निकालूंगा, डेबिट प्रोडक्ट और क्रेडिट प्रोडक्ट निकालूंगा, डेबिट प्रोडक्ट और साथ साथ मैं कौन सा प्रोडक्ट निकालूंगा, क्रेडिट प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसे करते हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक के पास आपका पैसा आ रहा है, आप बैंक है, विनोद से आपको पैसा आएगा, पेट्री क्या करो, कैश टू विनोद, कैश टू विनोद, मतलब विनोद के अकाउंट में बाय कैश करके। अगर आप विनोद को पैसे देते हो, विनोद विड्रॉल करता है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, विनोद टू कैश, ठीक है। तो देखो जरा, सबसे पहले 2 जनवरी को, जनवरी 2, आपके पास विनोद से पैसा आया, कितना आया है, 2014, कितना पैसा आया है, बाय कैश करके आपके पास पैसा आया है, बाय कैश अकाउंट आपके पास विनोद से कितना पैसा है, इसे डेबिट में यहाँ लिखूंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस आ जाएगा कितना, स्टार्टिंग में जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 30,000। और ये जो बैलेंस माना जाएगा ये कौन सा माना जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आपका 30,000 यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होगा, 30,000 क्रेडिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जनवरी अगली कौन सी है, 15, जनवरी 15 को आपने क्या किया, आपने फिर डिपॉजिट किया कितने, 12,000। तो फिर बाय कैश करके लिखूंगा, बाय कैश अकाउंट, ठीक है, बाय कैश अकाउंट, ये भी आपका डिपॉजिट है कितना, 12,000। और फिर आपका इसमें आ जाएगा आपका आपका बैलेंस आ गया 12,000, ठीक है। मतलब कई, ये जनरली तब होता है जब आपके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस आ जाते हैं। कैसे, आपको क्रेडिट ओडी भी मिली होती है, ठीक है। जनरली तो आपका ओडी आता नहीं नॉर्मल अकाउंट में, बट करंट अकाउंट में ओडी भी आती है, तो फिर आपका इंटरेस्ट अलग होता है, इंटरेस्ट रेट भी अलग होती है। 42 का आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, अभी तो आपके पैसे हैं। फिर आपने विड्रॉल करिए, कब, विड्रॉल की डेट है 15 फरवरी, पहले 15 फेब आएगी, फेब 15। तो फेब 15 को आपने क्या किया, बैंक लिखता है टू सेल्फ या करके, या कैश करके लिख सकते हो, टू सेल्फ या कैश। कितना पैसा आपने विड्रॉ किया, आपने विड्रॉ किया 26,000 रुपये। जैसे ही आपने 26,000 रुपये विड्रॉ किए, अब आपका बैलेंस कितना रहेगा, इसमें से 42 में से 26 लेस कर दो, आपका बैलेंस कितना बचा, 16,000। अभी भी आपका क्रेडिट बैलेंस है, अभी आपका बैलेंस क्रेडिट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बच्चे, नेक्स्ट आपने फिर इसके बाद क्या किया, आपने 12 मार्च को, मार्च 12 आपने अगेन पैसा जमा कराया, तो ये आ गया बाय कैश। और इसमें आपने जो पैसा जमा कराया, कितना कराया बच्चे, ये जो पैसा जमा कराया ये कितना, ये है आपका पैसा जो आपने जमा कराया है 12 मार्च को, 8,000। तो आपका बैलेंस हो गया 24,000, फिर क्रेडिट आ गया, 24,000 क्रेडिट आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बच्चा आपके पास, फिर नेक्स्ट आपका जो आ रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट है आपके पास 12 मार्च के बाद 10 अप्रैल, अप्रैल 10, अप्रैल 10 की बात करो, अप्रैल 10 को क्या है आपके पास, अप्रैल 10 आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, ये अप्रैल 10 में आपने 30,000 रुपये आपने फिर निकाले। तो टू सेल्फ या कैश करके आपने 30,000 रुपये का विड्रॉल कर लिया, ठीक है। 30,000 रुपये आपने विड्रॉल के करके, तो 30,000 रुपये विड्रॉल है आपके, तो 30,000 रुपये आप विड्रॉल करोगे। तो 30,000 का बैलेंस अगर आप विड्रॉल करोगे, आप देखो 24 थे, आपने 30 निकाल लिए, तो आपका 6,000 डेबिट बैलेंस हो गया आपके बैंक के खाते में, तो बैंक डेबिट आ गया। अब आपने क्या किया, फिर 10 मई को आपने फिर पैसे जमा कराए, 10th में, मई 10 को आपने फिर बाय कैश करके पैसा जमा कराया। अब आपने कितना पैसा जमा कराया, 16,000, 16,000 जमा कराया, 16,000 सर यहाँ जमा में आएगा डिपॉजिट में, तो आपका बैलेंस हो गया 10,000 क्रेडिट हो गया। फिर आपने क्या किया, आपने पैसे निकाले 15 जून को, 15 जून को अगर आप बैलेंस निकालोगे तो ये आ गया टू सेल्फ करके या टू कैश करके, जो आपने पैसे निकाले वो निकाले कितने, 14,000 आपने निकाले, 14,000 आप निकाल चुके बच्चे। तो 14,000 जैसे ही आप निकालेंगे आपका बैलेंस कितना हो जाएगा, 4,000 डेबिट होगा। तो बेसिक चीज समझो, इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग डेज के अलग अलग बैलेंस निकल रहे हैं,
मतलब एक ही जगह पे एडजस्टमेंट हो रही है। मैं अब देखूंगा ये बैलेंस कितने दिन का, 2 जनवरी को आपका बैलेंस था, 15 जनवरी का आपका बैलेंस ये होगा, तो ये कितने दिन का, 2 जनवरी से लो, जनवरी 2 को भी लेना, 2 से लेके 15, बट 15 को नहीं लेना क्योंकि 15 को आपका बैलेंस बदल गया। तो आप देखो तो आपके टोटल जो नंबर ऑफ दिन रहे, ये 13 दिन ये बैलेंस रहा। ठीक है, 15 जनवरी को नहीं लेना क्योंकि 15 का तो बैलेंस बदल गया ना, और 2 को आपका स्टार्टिंग बैलेंस था, तो 2 का इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही ना। फिर इसमें क्या है बच्चे, नेक्स्ट आपका बैलेंस रहा 42, ये कितने दिन का, ये कैसे पता चलता है, अगला चेंज कब आया, 15 फरवरी को, तो 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी, 14 फरवरी, 14 फरवरी तक लेना, 15 नहीं लेना, 14 फेब देखो स्पेशल डे है, वहां तक आपको लेना है। तो 15 जनवरी, तो जनवरी के कितने दिन बचे आपको, 15 को भी लेना है, तो आपके जनवरी के बचे 17 दिन, 17 दिन का आपका जनवरी प्लस 14 दिन, तो टोटल 31 दिन ये बैलेंस रहा, तो 31 दिन लेंगे यहाँ पर। ठीक है, टोटल 31 दिन, ये 31 दिन का बैलेंस है। फिर इसके बाद ये बैलेंस कितने दिन का, 15 फरवरी से लेके 12 मार्च को चेंज हुआ है, तो ये वाला बैलेंस कितने दिन का, फरवरी 15 देखो, और 2011 2014 लीप ईयर तो नहीं है, तो फरवरी के कितने दिन हो गए, फरवरी के 15 को भी लेना, 14 दिन फरवरी के हो गए, और 11 दिन किसके हो गए, आपके मार्च के हो गए, तो टोटल 25 दिन, 14 और 11 25। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचे, फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो डेज काउंट होंगे वो कैसे होंगे, नेक्स्ट जो डेज काउंट करो मैं, जो नेक्स्ट डेज की काउंटिंग होगी वो कैसे होगी बच्चे, नेक्स्ट डेज की काउंटिंग जब करूंगा वो ऐसे होगा, 15 फरवरी से लेके 12 मार्च तक ये हो गए। अब यहाँ पर इसके लिए जो काउंट करने हैं वो 12 मार्च से 10 अप्रैल, तो मार्च के कितने दिन, 31 में से 11 हटा दो तो 20 ये बचे, 9 ये, तो 29 दिन लगेंगे। फिर यहाँ पर लिखो 10 अप्रैल से 10 मई, ये बैलेंस कितने दिन रहा, ये बैलेंस जो रहा आपका आपका 10 अप्रैल से 10 मई। तो अप्रैल के कितने दिन, अप्रैल के 21 दिन, 21 और 9 30, और ये बैलेंस कितने दिन रहा, ये बैलेंस रहा 10 मई से लेके 15 जून तक, तो मई के कितने दिन, मई के आपके रहे 10 को भी लेना, 21 और 22 दिन, 22 दिन रहे ना आपके, 22 दिन ये, और 14 दिन जून के, तो 22 और 14 36 दिन, और ये आपका आ जाएगा 15 जून से 31 जून, 30 जून को अकाउंट क्लोज करो, कब अकाउंट क्लोज करो, ये 30 जून को, तो इसमें 30 जून भी लेंगे, ध्यान रखना, लास्ट डे भी आपका बैलेंस है ना, क्योंकि आज अकाउंट क्लोजिंग डेट है, तो अभी तक तो क्योंकि उस दिन का भी तो आपको इंटरेस्ट लेना है, बैलेंस चेंज नहीं हो रहा, अभी सीधा क्लोजिंग डेट जब निकालते हैं, जब क्लोजिंग पे बैलेंस देखते हैं तो 30 जून को भी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर कितने दिन बने आपके, जून में 30 दिन होते हैं, तो 14 से लेके टोटल 16 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। अब आप इसका प्रोडक्ट निकालो, तो याद आएगा 30,000 इंटू 13, तो टोटल 30,000 इंटू 13 करो कितना आ गया बच्चा, 390, और 42,000 इंटू 31 करो तो ये आ गया आपका 13,02,000, ये भी क्रेडिट का ही होगा, और फिर 16,000 इंटू 25, 16,000 इंटू 25, ये आपका कितना आ गया, ये आ गया 4 लाख, ये 13,02,000 है, ध्यान रखना, और ये आ गया 4 लाख। फिर उसके बाद 24,000 इंटू 29, 24,000 इंटू 29, ये बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट है, तो 24,000 इंटू 29 कितना हो गया, 696, हाँ ये क्रेडिट है। अब डेबिट बैलेंस आ गया, तो डेबिट बैलेंस कितना आया, ये आ गया 6,000 इंटू 30, ये 81 आ गया, तो ये 696 सारे क्रेडिट के बैलेंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये कितने दिन था, 36 दिन का। डेज काउंट करने आ रहे हैं ना आपको समझ, डेज काउंटिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया, जहां से आप ट्रांजेक्शन लेते हो कितने, ये बैलेंस कितने दिन रहा, मतलब मेरे अकाउंट पासबुक में ये बैलेंस जितने दिन रहेगा उतने दिन का ब्याज होगा, डेबिट रहेगा तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट का होगा तो क्रेडिट का। और यहाँ पर डेज काउंट करते हुए कैसे लेते हैं, जिस दिन बैलेंस चेंज हो जाता है उस दिन को नहीं लेते, लास्ट में दोनों दिन लेते हैं, जब लास्ट वाले बैलेंस को लेते हैं, क्योंकि लास्ट डे पे भी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, वो तो लास्ट डे भी लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर देखो तो कितना आ रहा है, 10,000 इंटू 36, तो ये कितना आ गया टोटल, ये आ गया आपका 3,60,000, 3 साल, और ये आ जाएगा 4 16 चौके 64, 64। अब आप देखो टोटल कर लो, प्रोडक्ट्स के टोटल करो, इधर का टोटल कितना है, डेबिट का टोटल है 2,24,000 प्रोडक्ट का, मैं भी प्रोडक्ट का कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपका, इधर का टोटल करो तो 390 आ रहा है, 390 प्लस 13,02,000 प्लस 4 लाख,
प्लस 696 प्लस 3,60,000 और ये आ जाएगा आपका 31,48,000। अब इसमें मुझे बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं निकालना, मुझे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर तो एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती तो मैं बैलेंस निकालता। अब अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, तो मैं जब इंटरेस्ट निकालूंगा, इंटरेस्ट पहले मैं डेबिट बैलेंस पे निकालता हूँ और फिर क्रेडिट पे निकालता हूँ। तो डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट कितना होगा, डेबिट का प्रोडक्ट कितना है 224, और इसका इंटरेस्ट बनेगा आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी क्वेश्चन में, ये है आपकी 5% और इंटू 1/365, और ये बनेगा 31,48,000 का 5%, और वो भी कितने दिन के लिए, वो भी 1 बाय, क्योंकि डेज आप ऊपर ले चुके हैं। तो ये इंटरेस्ट निकालू तो ये कितना बन रहा है मेरा, ये मतलब 224 इंटू 5% और डिवाइड बाय 365, तो ये मेरा इंटरेस्ट बना बच्चे, इंटरेस्ट बना मेरा 224 है, 244 बनेगा मेरा इंटरेस्ट टोटली, ठीक है 244 आएगा, 224 नहीं है 244। तो 244 का अगर मैं निकालूं, 244 इंटू 5% और इंटू डिवाइड बाय 365, तो ये आ रहा है आपका 33.42, और यहाँ पर कितना आ रहा है 31,48,000, और इसका कितना 5% और डिवाइड में कितने से कर दो, डिवाइड बाय 365, तो ये आ रहा है मेरे पास 40, ये आएगा 31,48,000, इसका 5% डिवाइड बाय 365, नहीं 5% नहीं 2%, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में मुझे 2% निकाला था। 31,48,000 इसका 2% और डिवाइड बाय कितना 365, तो ये मेरा आ जाएगा 172.49। तो ये इंटरेस्ट बैंक को देना है और डेबिट वाला इंटरेस्ट लेना है, तो डिफरेंस निकालो जरा, ये क्रेडिट वाला देना होता है, तो बैंक देखो इंटरेस्ट मुझे देगा, अगर मैं इसमें माइनस करूँ कितना 172.49 माइनस कर दूं कितना 33.42, 33.42 ध्यान रखना, तो ये 139.07 ये इंटरेस्ट बैंक मुझे देगा। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट खर्चा है ना टू विनोद, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट करके आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट। तो जब बाय इंटरेस्ट बुक करूंगा तो मैं ये क्रेडिट में बुक करूंगा कितना 139.07। अब आप इसका टोटल करो, अब आप बैलेंस निकाल दो 30 जून को, बैलेंस ईडी क्या बनेगा, तो बैलेंस ईडी देखो क्रेडिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का टोटल है 30,000 प्लस 12,000 और प्लस 8,000 प्लस 16,000 और प्लस 139.07, ठीक है ये आ गया, और इसमें से मैं इधर का टोटल तो ये आ रहा है 139.07, और इधर आ जाएगा आपका, इधर का मैं अगर बैलेंस करूं, इधर का कितना आ रहा है 26, और ये आ जाएगा आपका 70, इधर का 70 है, तो डेबिट का टोटल ज़्यादा है 70, 70 माइनस कर दो इसमें से, तो बैलेंस आपका यहाँ आएगा, आपका डेबिट साइड ज़्यादा, विड्रॉल ज़्यादा, तो विड्रॉल ज़्यादा तो मैं क्या लिखूँ, आपकी बैलेंस ज़्यादा इधर ज़्यादा है ना, देखो डेबिट आपको तो यहाँ लिखना है आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस शीट आ जाएगा आपका, ये आएगा कितना 3860 पॉइंट आपका आ जाएगा 93, ठीक है, और टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 70,000, ये आपका टोटल बनेगा 70,000। ये कैलकुलेटर पे मैंने सारी कैलकुलेशन बना दिया, ये आपका टोटल आ रहा है कितना, ये आ रहा है 3860.93 आपका बैलेंस आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये आपका क्रेडिट का बैलेंस है, तो इसका मतलब मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं इसे टू बैलेंस सी डी या बाय बैलेंस सी डी लिखूँ, ध्यान रखना, तो आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3860.93, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है, ये बैलेंस बच रहा है, ये आपको बैलेंस लिखना है, ये आपका फाइनल बैलेंस आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन बचे बस ये ध्यान रखना। बैंकिंग वाला अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में अगर तो मेथड स्पेसिफाई होता है तो आप मेथड स्पेसिफाइड मेथड को यूज करें, और अगर नहीं होता तो फिर वैसे तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन बैंकिंग वाले में आप थर्ड मेथड को ही अप्लाई करें। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसा ही और रखा हुआ है बुक में, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई कीजिएगा घर पे। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल लगभग सेम ही है। ठीक है, तो आप देखो बच्चे, अब हमारे पास तीनों मेथड हो गए। हमने इस चैप्टर में अकाउंट करंट में तीनों मेथड डिस्कस कर लिए, और हमने रेडिंग प्रोडक्ट भी कर लिया, रेडिंग की कैलकुलेशन कर ली। अब एक और टॉपिक है, वो अब हम डिस्कस करते हैं, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैलकुलेशन की बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे शुरुआत करते हैं हम लोग इस टॉपिक की, जिसमें बैकवर्ड और